हाँ, तो जैसा ही आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 का कैप्सूल आ जाना था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने। चैप्टर थोड़ा ऐसा अलग कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अगर अपन बड़े ध्यान से समझें तो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लगभग इसके बुराइयों पर, इसके नुकसान से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज़्यादा आपको इसकी अच्छाइयों पर या उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैंने वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या इफेक्ट है, इंडिया के रेफरेंस अपन देखें तो क्या 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 इफेक्ट है, सब कुछ घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन दिए ना, और मेरी बात को समझना, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि अगर एक भी क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए ना ढंग से, सिर्फ वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को अगर ढंग से समझ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन दे दोगे आंसर, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। इसलिए इस जितने भी क्वेश्चन मैंने 5-7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना, इनको बड़े ढंग से समझ लेना। घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आना है, सब में आंसर यही लिखना है, इन्हीं में से कोई घुमा फिरा के आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, समझने का फेर होता है। जो भी, जैसे आप कल को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे, वहाँ पर जीके इन द सेंस जनरल नॉलेज, तो जीएस या जनरल स्टडी के दो। तो जनरल स्टडी के अंदर आप ये थोड़ी ना कोई फिक्स एग्जैक्ट टॉपिक आएगा, बस कोई एक टॉपिक होगा, कोई तो ऐसा था नहीं फिक्स चैप्टर आएगा, एक टॉपिक के ऊपर कुछ भी पूछ सकता है वो, बस अपने उस टॉपिक को पूरा समझ लेना है, बस उसके बाद में कहीं से भी क्वेश्चन आओ। इसलिए यही जो जितने भी कैप्सूल है, इनमें बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाए गए हैं। इन क्वेश्चन को सिर्फ रटना ही नहीं है, समझते हुए रटना है, ताकि कैसा भी घूम फिर क्वेश्चन आएगा तो आंसर उन्हीं में से लिखना है। ये ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ। और बाकी लाइव टेस्ट में पूरी जान लगा दो। खूब सारे बच्चे, आप ही में से खूब सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से लेके आज तक कंटिन्यू कम से कम कोई 100 लाइव टेस्ट हो गए होंगे, उन सब में एक दिन भी मिस नहीं है। अब बताओ, एक दिन उनके भी काम होता होगा, उनके भी घर में फंक्शन होता होगा, लेकिन वो कोई भी लाइव टेस्ट मिस नहीं करते, कोई भी सिंगल लाइव टेस्ट मिस नहीं करते। और तभी उनका रिजल्ट देखना क्या रहेगा, तो वो तो है ही, जो साल भर का जो आपका ने जो पसीना बहाया है, जो अपने आप पर कंट्रोल रखा है, उसी का तो रिजल्ट मिलेगा। हम भी देख लो, रात को 1:30 बजे तक टेस्ट बने थे, सोए थे, सुबह जल्दी 5:30 सवा 5 उठना पड़ गया था, 6 बजे आपका लाइव स्टार्ट हो गया था। तो ये सब बातें करना ही पड़ती है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखो, ये वैश्वीकरण चैप्टर नंबर 9 है अपना, वर्ल्ड पॉलिटी का, ठीक है। इसका वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन अपन इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, नसेंस कैप्सूल बनाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के उदय के 4 कारण, राइट 4 रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 4 कारण, मतलब छोटे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आने, इसलिए उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाया है, मॉडिफाई किया है। क्या कारण है वैश्वीकरण के उदय के? तो वैश्वीकरण के उदय का प्रमुख कारण युद्ध की संभावनाओं को कम करना था। मेनली तो ये शुरुआत में तो ये प्लान था। द मेन रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉज टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ वॉर। हालांकि अब इसका मीनिंग भी जान लेंगे, भी आगे वो क्वेश्चन आगे हैं। इसके उदय का एक कारण राष्ट्रों के अलगाववाद को समाप्त करके उन्हें विश्व व्यवस्था में सक्रिय करना था। जो आपस में कहता है ना खींचातान है, जो अलगाववाद है, उसको कम करना था। अनदर रीजन फॉर हिज राइज वाज द एंड ऑफ आइसोलेशन ऑफ नेशन एंड इंटीग्रेट देम इनटू ए ग्लोबल सिस्टम। सबको एक कहते हैं ना विश्व व्यवस्था में सबको एक साथ सक्रिय करना था, एक्टिव करना था। पर्यावरण संतुलन को लगातार बनाए रखना भी वैश्वीकरण के उदय का कारण रहा है, कि हमें हमेशा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है, इसलिए भी हम पूरे विश्व को एक धरातल पर लाना चाहते हैं, है ना। और चौथा है, वैश्वीकरण के उदय का एक अन्य कारण ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना रहा है जिसमें गरीबी को कम किया जा सके। कैसे न कैसे करके, मतलब इकोनॉमी इतनी अच्छी हो जाएगी, गरीब ना रहे। ये कुछ 3-4 कारण थे जो अपने देखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मैकडोनाल्डीकरण, ठीक है, इससे क्या अभिप्राय है? मैकडोनाल्डीकरण का क्या मीनिंग है देखो। तो विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से अभिप्राय यह है कि संपूर्ण विश्व पर ताकतवर शक्तियाँ जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका सांस्कृतिक प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है विश्व में। नीली, आप अमेरिका की कोई सी भी चीज़ देख लो, सीधा एक ही नज़र आता है, वो यूएस ब्रांड है। तो मतलब वहाँ का जो मोस्टली यहाँ के कल्चर पे आप देख लेना, चाहे पहनावा हो, बेसिकली मेन तो पहनावा भी असर होता है, बाकी लैंग्वेज पर तो फिर भी नहीं होता, तो पहनावा पे सबसे ज़्यादा असर होता है। तो विश्व में नीली जीन्स व बर्गर की लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिका की जीवन शैली से, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वो ब्लू जीन्स पहनना है या पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, उसको पूरे विश्व के अंदर घुमा दिया गया है। और आज हर कोई मतलब जो है, जिसको कहते हैं ना कि बस पिज़्ज़ा खाएंगे, फलाना खाएंगे, फलाना करेंगे, वो करेंगे, हालांकि भले ही घर में दाने नहीं हो, लेकिन ये सारी सिस्टम भी आजकल अपन देख रहे हैं। तो नीली जीन्स और बर्गर की लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली से है। और मैकडोनाल्डीकरण के अंतर्गत विश्व जैसा ही बनता जा रहा है जैसा अमेरिकी सांस्कृतिक जीवन शैली बनाना चाहती है, ठीक है। तो मतलब ये भी इसका मतलब होता है मैकडोनाल्डीकरण का मतलब, समझ गए, यानी कि लगभग अमेरिका के अकॉर्डिंग जो विश्व है, जो संसार है, वो जो बनता जा रहा है, ये इससे बोलते हैं। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके आ सकता है। एक है वर्ल्ड नेशनल फोरम, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्या होता है ये? हालांकि लाइव टेस्ट में मैंने बहुत क्वेश्चन इससे ले लिए हैं।
गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड सोशल रिफॉर्म्स इन ब्रीफ। तो देखो, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम WSF है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इस संगठन की प्रथम बैठक सन 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। अब यहाँ से अपने लाइव टेस्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन लिए थे और ये पोर्टो अल्गेरे वाली बात पे आपको नहीं मिल गई, तो ये लाइव टेस्ट का फायदा है। मैंने कहा था लाइव टेस्ट में 3 क्वेश्चन से लिए, तीनों इसमें लिखे हुए देख सकते हो आप। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, लाइव टेस्ट प्लस ये दोनों कर लोगे तो कॉम्बिनेशन बैठेगा, अकेले इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म है अगेंस्ट न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट कम टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ओपोज न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इन्होंने क्या करा, इसका ओपोज किया, विरोध किया। जो उदारवादी वैश्वीकरण जो आ रहा है अभी, उसका ये लोग विरोध करते हैं, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एट पोर्टो अल्गेरे ब्राज़ील इन 2001। वहाँ पर इनकी पहली मीटिंग इसकी जो है हुई थी, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये इनका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जब सब चीज़ें ये गरीबों के लिए नहीं होती है, जितना भी ये लोग ये जो सिस्टम करते हैं, इसमें एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये सब उनका भी उनमें योगदान है। मजदूर, युवा, ये सब इसका अपोज करते हैं। तो वो है आपका WSF। एक होता है अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में वैश्वीकरण है क्या, ठीक है। वैश्वीकरण की अवधारणा से आपका मतलब क्या अभिप्राय है और व्याख्या करनी है। क्वेश्चन छोटा सा आ जाए तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक तो ये ले लिया कि वैश्वीकरण से अभिप्राय, ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक तो ये पढ़ेंगे, पहले ये जानते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन और लिया मैंने। पहली बात तो ये वैश्वीकरण है क्या। आप चाहो तो इसको सबसे पहले भी उतार सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जब कोई देश विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी तथा बौद्धिक संपदा आदि का बिना किसी प्रतिबंध के परस्पर आदान प्रदान करता है, इसमें वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, आदान प्रदान करना, आपस के अंदर शेयर करना। जैसे यहाँ से अपने लोग इंजीनियर वगैरह भी वहाँ जाते हैं तो बौद्धिक संपदा वो हो जाएगी। यहाँ से वहाँ अपने लोग डॉक्टर भी हैं, USA के अंदर भी हैं, ठीक है, इंडिया के इंजीनियर भी हैं, तो वो उसमें आ जाएगा। बाकी वस्तुएं तो अपन यहाँ से अपनी भी वहाँ बेचते हैं, वो वाली यहाँ बेचते हैं, अपन सर्विस भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, पूंजी पैसों का भी आदान प्रदान होता है। ये जितना भी सिस्टम है ये वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। तो समझ गए, व्हेन ए कंट्री नॉट एक्सचेंज कमोडिटीज, सर्विसेज, कैपिटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विथ वेरियस अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बैरियर्स, कोई बिना रोक टोक के, ठीक है, इट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। वो जो भी वीज़ा सिस्टम होता है, वीज़ा बनाओ और जाओ, वो बात है, बाकी कोई रोक टोक नहीं है ज़्यादा। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वर्तमान समय में संचार क्रांति, बिल्कुल सही बात है। ये जो नेट सेवा, इंटरनेट सेवा, इससे अपन आपस में पूरे वर्ल्ड आपस में जुड़ गया है। अपन घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से उनको पैसा दे दिया, चीज़ आ गई। तो ये जो है संपूर्ण विश्व की दूरियां कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है कौन, संचार क्रांति। इसी कारण संपूर्ण विश्व एक विश्व गांव में परिवर्तित हो गया, पूरा संसार एक विश्व गांव हो गया, ठीक है, परिवर्तित हो गया है। विश्व में संचार क्रांति की प्रभावशाली भूमिका के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिससे हम वैश्वीकरण नाम जानते हैं। तो दोनों ही डेफिनेशन है, आप चाहो तो इतना भी लिख दो, चाहो तो ये भी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो गया अपना कि द कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इन द प्रेजेंट टाइम हैज रिड्यूस डिस्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड चेंज्ड इट टू ग्लोबल विलेज, ठीक है, पूरा ग्लोबल विलेज हो गया। ड्यू टू दिस इफेक्टिव रोल ऑफ कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ए न्यू आइडियोलॉजी हैज बॉर्न विच इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसी का, वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है। देखो वो तो था मीनिंग, और ये फिर से एक हेडिंग लगाना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये अपना क्या था, ग्लोबलाइजेशन का अभिप्राय, मीनिंग क्या है, एक है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अवधारणा क्या है इसकी। तो देखो कि एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाही तो एक तरीके से यानी कि फ्लो ही तो है कि यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ का पैसा यहाँ आना, चीज़ें आपस में आना, सर्विस करने वाले लोग वहाँ जाना, वहाँ से आना, स्टडी करने के पर्पस जाना, नौकरी, मतलब ये सब प्रवाहित है। तो इसका बेसिकली मीनिंग है फ्लोज, ठीक है। और फ्लो जो होता है, प्रवाह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि विचारों का प्रवाह, वस्तु का प्रवाह, व्यापार का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, आवाजाही का प्रवाह, घूमने भी जाते हैं लोग, सब कुछ हो सकता है। ये सब प्रवाह हो जाएंगे। फ्लो कैन टू मेनी काइंड सच एज आइडिया फ्लो, कमोडिटी फ्लो, ट्रेड फ्लो, कैपिटल फ्लो, फ्लो पीपल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन सब प्रवाहों की निरंतरता से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आपस में जुड़ाव उत्पन्न जरूर हुआ है, लोगों के दिल मिलते हैं आपस में, खूब सारी बातें मिलती है, प्रेम बढ़ता है, नसेंस, ये सब बातें, क्योंकि अपने व्यापार करते हैं, वहाँ की चीज़ें हमें पसंद है, वहाँ के लोग भी पसंद आएंगे, धीरे धीरे थोड़ा प्रेम अटैचमेंट से होता है, और फिर ये जुड़ाव निरंतर बना हुआ है।
हमारी बेसिक खूब सारी चीज़ें हैं जो वो लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ से वो लेके जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इन सब का मिला जुला रूप है वो वैश्वीकरण की अवधारणा है। ये कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबलाइजेशन का मिला जुला सिस्टम जो है, सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये हो गया। एक क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध के प्रमुख कारणों की विवेचना। प्रतिरोध की स्टार्टिंग में अपन ने वैश्वीकरण के कारण लिए थे, अब प्रतिरोध के क्या कारण है, डिफरेंट क्वेश्चन है। 3 रेसिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सॉरी व्हाई इज देयर रेसिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है रेसिस्टेंस, क्या है? पहला कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है जो धनिकों को अधिक धनी एवं गरीबों को अधिक गरीब बनाती है। ये प्रतिरोध का मतलब विरोध कौन कर रहा है, क्या गलतियां हैं इसकी, क्या खामियां मान सकते हैं एक तरीके से। लेकिन एग्जाम आएगा प्रतिरोध के जो रेसिस्टेंस है इसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे अपन फिजिक्स में पढ़ते थे रेसिस्टेंस, एक तरीके से कहते हैं रुकआउट, जो रुकआउट पैदा करता है। रेसिस्टेंस का मतलब जो अपने फिजिक्स पढ़ा था, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकआउट, वही चीज़ यहाँ है। तो ग्लोबलाइजेशन है पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट विच मेक द रिच रिचर एंड द पुअर पोरर। ठीक है, गरीब को तो गरीब, पैसे वाला बना रहा है। वैश्वीकरण में राज्य की शक्ति में भी कमी आती है और राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता में थोड़ी कमी आ रही है। Each state has become low powerful due to globalization and this state incapacity reduces its capability to protect the interests of the poor people। गरीबों की फिर वो नहीं देखभाल कर पाता ढंग से। और फिर है वैश्वीकरण से राजनीतिक दृष्टि से राज्य कमजोर होता है। ठीक है, द स्टेट इज वीकेंड पॉलिटिकली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से ये भी थोड़ा सा राज्य भी जो है कमजोर होता है। सारा मामला ऑनलाइन है, आपस में सब चीज़ें शेयर करते हैं। मेन जैसे कि अपन भी खूब सारे यहाँ पर अपने डॉक्टर या इंजीनियर से होते हैं जिसको हमारे यहाँ पर ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि हमारे यहीं पर हो रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, ज़्यादा पैसा जहाँ मिलता है तो फिर यूएसए में हर चीज़ की फैसिलिटी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा है और क्या बोल सैलरी भी ज़्यादा, तो यहाँ हमारे लोग वहाँ चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। ज़्यादा पैकेज देख के वो यहाँ से खरीद लेते हैं उनको। तो ये सब बातें भी है जो थोड़ा सा हमारे किसी भी हर तरह से राज्य को, स्टेट को भी कमज़ोर करता है। चौथा, हालांकि 6-7 लिख दिए मैंने, कोई 4-5 लिख देना क्योंकि शॉर्ट के हिसाब से तो 5 ही बहुत है। वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति की भी हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से हाथ धो बैठेंगे। ये पक्का लिखना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्चर तो डिस्टर्ब है, पहले क्या पहना हुआ था, देखो कल्चर जिसमें अपन पैदा हुए उस कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए, उस भाषा को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, बहुत ज़रूरी है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन विल हार्म ट्रेडिशनल कल्चर एंड पीपल विल लॉस देयर एज ओल्ड वैल्यू एंड वे ऑफ लाइफ कर लेना भाई ना, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ से अपन उठा लेंगे, ये हो जाएगा एंड वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये पर सेंटेंस पूरा हो जाएगा, वे ऑफ लाइफ। ऐसे देखो छठा, पांचवा, वैश्वीकरण के चलते विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती जाए। बिल्कुल सही बात है। बहुत जगह ऐसी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंदर इंटरफेयर कर रही है तो लोगों को वही वो कंपनियां पसंद आती है। ठीक है, देख लेना भाई, चाहे मोबाइल फ़ोनों में हो चाहे और भी ब्रांड में हो, कपड़ों के ब्रांड भी होते हैं जिनमें खूब सारी कंपनियाँ ऐसी है जो हर किसी को पसंद आती है। तो फिर छोटी कंपनियाँ फिर पिट जाती है वहाँ पर। द मोनोपोलिटिक्स ट्रेडिशंस मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये भी एक कारण है, तो ये भी लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंच पाया है, इससे आर्थिक असमानता बढ़ावा मिला है और तरती विश्व के देशों में गरीबी बढ़ती जा रही है, ये भी है। और वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये सब प्रभुता संपन्न राष्ट्रों पर जबरन थोपी जा रही है क्योंकि विकसित देशों को अपने तैयार बाजारों की आवश्यकता है। तो 6-7 पॉइंट है, इनमें ये 2 जरूर लिख देना, बाकी 2 कोई और लिख देना। 4-5 पॉइंट बहुत है, शानदार आंसर आपका बन जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ज़्यादा, आप ये ध्यान रखना कि मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं अपन। बहुत ज़्यादा मैं चाहूँ तो 50 क्वेश्चन लगवा दूंगा, इसमें पढ़ जाएगा सब, पूरे चैप्टर हो जाएगा, फिर क्या पढ़ जाएगा, इसमें तो पढ़ना ही है। लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि पहले ये हो जाएंगे तो फिर बाद में और फिर अपन बात करेंगे इनके ऊपर में। और ऐसी बात नहीं कि इतना ही करूँगा, बाद में सिलेक्टेड 8-10 क्वेश्चन और कभी पूरी बुक के 5 क्वेश्चन ऐसे भी कुछ प्लान करेंगे। वो ज़बरदस्त, मतलब कहते हैं ना धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो भारत द्वारा विरोध किए जाने वाले वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव वैश्वीकरण को मतलब कैसे करते हैं, वो क्या कारण है। 2 कल्चरल कॉन्सिक्वेंस अपोज टू इंडिया। ठीक है, यहीं तक ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना सा तो क्वेश्चन है, बाकी तो वापस हेडिंग है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भारत द्वारा विरोध किए जाने वाले वैश्वीकरण 2 सांस्कृतिक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो सीधा आंसर लिखना है 1-2 वापस, बाकी तो रिपीट है। पहला कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव जैसे कि विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी बर्गर तथा नीली जींस संपूर्ण विश्व में प्रयोग होना को ध्यान में रखते हुए इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को अपार क्षति पहुंचाएगी। विश्व संस्कृति के नाम पर शेष संसार पर पश्चिमी संस्कृति थोपी जा रही है। अब ये ब्लू जीन्स वगैरह ये पहनना ये हर किसी को पसंद आता है,
तो वहाँ का फिर कल्चर और पहनावा खत्म सा हो गया और एक तरीके से, और पूरे संसार के अंदर ये फैल गई है। ऑब्जर्विंग द कल्चर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसको अपन एग्जाम देते हैं, वर्ल्ड फेमस अमेरिकन बर्गर एंड ब्लू जींस, ये दोनों ही है ना, बर्गर और ब्लू जींस, दैट आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ फियर दैट दिस प्रोसेस वुड हार्म द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड बैडली, ठीक है। और विश्व संस्कृति के नाम पर शहर संस्थान, ये पश्चिमी जो वेस्टर्नाइज हो रहा है ना, जो वेस्टर्न का जो असर हो रहा है वो पूरा का पूरा ग्लोबल कल्चर खत्म हो गया, वेस्टर्न कल्चर वहाँ पर अप्लाई होगा। सेकंड, राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों द्वारा वैश्वीकरण का विरोध किया गया है। ये खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसने केबल नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पाश्चात्य परिधानों के प्रति बढ़ती हुई रुचि तक का विरोध सम्मिलित है। लोग तो वैलेंटाइन डे जो मनाना ये संस्कृति के लिए गलत मानते हैं कि प्यार का भी कोई दिन होता है क्या। हमेशा ही ये बात सही भी है कि प्यार का कोई दिन थोड़ी ना होता है, प्यार तो हमेशा होना चाहिए। एक दिन मना के कौन सा तुम बाकी 364 दिन लड़ाई कर रहे हो और एक दिन प्यार मना रहे हो दिन, तो ये भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इसका अपोज किया जा रहा है। ये संस्कृतियाँ हमारी नहीं है, ये इंडिया की कतई कोई संस्कृति नहीं है, बाहर की संस्कृतियाँ हैं जिसको लोग देख के टीवी चैनलों के माध्यम से एकदम देख के ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो राइट विंग ब्लॉक ऑफ पॉलिटिक्स oppose various culture effect of globalization, which include foreign channels arrived on cable television celebrating Valentine's Day and Western attire worn by students in schools and colleges। ये कुछ है जिनका ये विरोध कर रहे हैं, जो भारत के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। ये दो हो सकता है क्योंकि हमारी संस्कृति को डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। तो ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं लिए हैं, बाकी लाइव टेस्ट आपने दे दिया है। और भी मैं यहाँ से वन लाइनर की अलग से जब सीरीज चलाऊंगा तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन और लेंगे, तो बहुत कुछ करने वाले हैं, आप चिंता न करें। बस जो जो आपको देता जा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवीजन करते रहें, बार बार पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये था अपना वर्ल्ड पॉलिटी का चैप्टर नंबर 9 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, जो कि कंप्लीट, ठीक है। ओके।